प्यारे बच्चों, क्लास 11th का एग्ज़ाम 7 तारीख से शुरू होने वाला है। इकोनॉमिक्स पेपर का ग्रुप ए अर्थशास्त्रीय सांख्यिकी का चैप्टर बाय चैप्टर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ये ग्रुप ए का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद ग्रुप बी का भी बताएंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। वीडियो लंबा हो सकता है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे हम, आप लोग इसको ध्यान से सुनकर नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था जिन्हें सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? तो गॉटफ्राइड एचेनवाल, कहीं कहीं आकेनवाल भी लिखा रहता है, तो यही सांख्यिकी के जनक है। दूसरा है, वे क्रियाकलाप जो मौद्रिक लाभ के लिए किए जाते क्या कहलाते हैं? तो आर्थिक क्रिया है, मतलब वैसा काम जिसको करने से पैसा की प्राप्ति होती है। तीसरा है, अर्थशास्त्र के तथ्यों को संख्यात्मक रूप में क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग आंकड़ा कहते हैं। सांख्यिकीय बहुवचन रूप में क्या होते हैं जिन्हें अंकों में दिखाया जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं क्रमबद्ध संख्यात्मक तथ्य। पांचवा है, आंकड़ों का संकलन, संगठन, प्रस्तुतिकरण, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण द्वारा सांख्यिकी के क्या है? तो वो है गणितीय क्रियाएं। सांख्यिकीय अध्ययन करता है तो किसका? आर्थिक समस्याओं का। किस कारण आर्थिक समस्या पैदा होती है? तो संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के कारण, मतलब आपके पास जो साधन है उसके बहुत सारे प्रयोग हैं, इसीलिए मेरे पास चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। एक योजना निर्माता को योजना बनाते समय किसकी आवश्यकता होती है? तो सांख्यिकी की। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण आदि आर्थिक क्रियाओं से संबंधित आंकड़ों के आधार पर क्या किया जा सकता है? तो संख्यात्मक विश्लेषण। आर्थिक विश्लेषण में किस सांख्यिकीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पूर्वानुमान का। अब है इकाई 1 का आंकड़ों का संग्रहण और समायोजन, चैप्टर 2 आंकड़ों का संग्रह। पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकीय अनुसंधानकर्ता द्वारा आंकड़ों का संग्रह करना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है समंकों का संकलन। किस प्रकार के आंकड़ों को अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार पहली बार एकत्र करता है? तो उसको पहली बार जो एकत्र करता है उसको हम लोग प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। लोगों से संपर्क करके सूचना इकट्ठी करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग गणक कहते हैं। यादृच्छिक संख्याओं की रचना किन विधियों के प्रयोग से की जाती है? तो अंकगणितीय विधि से। बड़े पैमाने का सर्वेक्षण कराने हेतु छोटे पैमाने पर कराए गए सर्वेक्षण क्या कहलाता है? तो मार्गदर्शी सर्वेक्षण कहलाता है। किस प्रकार के सर्वेक्षण में गणनाकारों, पर्यवेक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की क्षमता का पता चल जाता है? तो मार्गदर्शी सर्वेक्षण से। आंकड़ों की पर्याप्तता, तथ्यों की प्रकृति आदि के कारण कौन सा अनैच्छिक विभ्रम उत्पन्न हो सकता है? तो सांख्यिकीय। अनुसंधानकर्ता को कब धैर्य, विनम्रता, चतुराई तथा निष्पक्षता से काम लेना चाहिए? तो सूचना एकत्रित करते समय। विस्तृत क्षेत्र के अनुसंधान के लिए कौन सी रीति अनुपयुक्त, पक्षपातपूर्ण एवं अपव्ययी मानी जाती है? मतलब अपव्ययी मतलब ज़्यादा खर्च वाला होता है, तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। सहगणना प्रणाली का एक दोष है, तो अधिक खर्चीली है। तीसरा चैप्टर है आंकड़ों का संगठन। कौन सा आंकड़ा अव्यवस्थित, जटिल एवं कठिन होते हैं? तो संकलित आंकड़ा। आंकड़ों के वर्गीकरण में प्रयुक्त विधि क्या है? तो अपवर्जी विधि। कौन आंकड़ों के वर्गीकरण की विधि नहीं है? तो यहाँ है भावात्मक नहीं है। समावेशी श्रृंखला को अपवर्जी श्रृंखला में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो उच्च एवं निम्न सीमा के अंतर के आधे को घटाना जोड़ना होता है। जैसे मान लीजिए आपका संख्या है 0 से 5, फिर अगला स्टेप में 6 से 10 शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर जो 0 है उसमें 0.5 घटाना है, और 0 से 5, और जो फिर सेकेंड में आपका 5 आएगा उसमें 5.5 जोड़ना है। तो इसी को हम लोग कहते हैं समावेशी से अपवर्जी श्रृंखला में बदलना। सांख्यिकीय गणनाओं में वास्तविक मूल्य के स्थान पर मध्य मूल्य के प्रयोग से किस प्रकार की क्षति हो जाती है? तो सूचना की क्षति। वस्तुओं को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित करना तथा सजातीय समूह में रखना किसका प्रतीक है? तो वो है वर्गीकरण का।
सातवां है आंकड़ों को किसके अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो समय और स्थान के अनुसार। किसी क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों की कुल संख्या को कहते हैं, तो समष्टि। गणना करने के लिए सदैव उपयुक्त होती है, तो अपवर्जी श्रृंखला। अस्थायित्व, परिवर्तनशीलता, उद्देश्य की अनुकूलता, सजातीयता, विशालता आदि को किसका आवश्यक तत्व माना जाता है, तो तथ्यों का वर्गीकरण। अब चौथा चैप्टर है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। पहला क्वेश्चन है समूहों एवं आवृत्तों पर आंकड़ों को दर्शाने को क्या कहते हैं, तो सारणीयन कहते हैं। प्रत्येक आंकड़े की स्थिति किसके अनुसार सुनिश्चित होती है, तो स्तंभ एवं पंक्ति के अनुसार। सारणी के निचले भाग में आंकड़ों की विशेषताओं का उल्लेख करना क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पाद टिप्पणी। विभिन्न समय, स्थान या समूह के बीच तुलना में सहायक कौन सा आरेख होता है, तो दंड आरेख। कालिक चित्र में आंकड़ों को किस रूप में दर्शाया जाता है, तो यथातथ्य रूप में। संक्षिप्त टिप्पणी के साथ साथ पंक्तियों तथा स्तंभों में आंकड़ों को दर्शाना क्या कहलाता है, तो सारणीयन प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों को वर्ग, आयत, वृत्त, दंड आदि रूपों में दर्शाने को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं चित्रमय प्रदर्शन। काल श्रेणी आरेख के एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया जाता है, तो समय को। एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष ग्राफ पेपर पर जिस बिंदु पर परस्पर कटती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मूल बिंदु। जिस सारणी में एक से अधिक विशेषताओं के आधार पर समंकों को प्रस्तुत किया जाता है वह क्या कहलाता है, तो जटिल सारणी। इकाई 3 का है सांख्यिकीय उपकरण एवं निष्कर्ष में पांचवा चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। पहला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति की ऐसी माप क्या कहलाती है जो श्रृंखला को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो उसको हम लोग कहते हैं माध्यिका। एक श्रृंखला के सभी पदों को जोड़कर योग को संख्या से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है, तो समानांतर माध्य प्राप्त होता है। आंकड़ा 13, 15, 16, 18, 18, 17, 17, 16, 15, 15 का बहुलक होगा। तो यहाँ पर बहुलक ज्ञात करने के लिए जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है और जो सबसे बड़ा है वही बहुलक होगा। तो यहाँ देख सकते हैं 15 एक है, 2 है, 3 है। 15 3 बार आया, जबकि 17 कितना बार आया है, 2 बार आया है। 18 भी 2 बार आया है, 16 भी 2 बार आया है। तो इसमें क्या होगा, 15 3 बार आया है, इसलिए मेरा बहुलक हो जाएगा 15। तो ख आंसर होगा। श्रृंखला के 1/4 भाग का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या कहलाता है, तो वो होता है निम्न चतुर्थक। किसकी गणना के लिए श्रेणी के मूल अवंछित स्वरूप की आवश्यकता होती है जिसमें मध्य मूल्यों को वर्गांतरों में बदल लिया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बहुलक। वह एक अकेली संख्या जो आंकड़ों के वितरण के केंद्रीय प्रवृत्ति का निर्धारण करती क्या कहलाती है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। किसका परिकलन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों विधियों से किया जाता है, तो समानांतर माध्य का। ज्यामितीय विधि से कौन सा माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो समानांतर माध्य। किसी संख्या के उस मूल को क्या कहते हैं जो श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है, उसको हम लोग कहते हैं बहुलक। मध्यक मतलब माध्यिका तथा माध्य की सहायता से बहुलक मापने का सूत्र क्या है, तो ये है पहला z बराबर 3 मीडियन - 2 मीन। ये x बार मतलब हो गया माध्य और ये m हो गया माध्यिका और ये z हो गया आपका बहुलक। छठा क्वेश्चन है परिप्रेक्षण की माप, मतलब इसको हम लोग अपकिरण की माप भी बोलते हैं या मेजर ऑफ डिस्पर्सन। पहला क्वेश्चन है केंद्रीय मूल्य के आसपास मूल्यों के विचरण की जानकारी किसके द्वारा मिलती है, तो वो मिलती है अपकिरण की माप से। परिप्रेक्षण का कौन सा माप सर्वश्रेष्ठ माप माना जाता है, तो मानक विचलन। किसी समंक श्रेणी के अधिकतम एवं न्यूनतम मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं विस्तार, रेंज। मानक विचलन की इकाई क्या होती है, तो चर की इकाई। व्यक्तिगत पदों के मूल्यों में भिन्नता की सीमा के माप को कहते हैं, तो उसको हम लोग अपकिरण कहते हैं। केंद्रीय मूल्य से वितरण के सभी मूल्यों के विचलनों की संक्षिप्त पाप हो गया, यहाँ माप हो जाएगा। संक्षिप्त माप को कहते हैं तो परिप्रेक्ष्य की माप, परिक्षेपण की माप। किसका बीजगणितीय विवेचना संभव होता है, तो माध्य विचलन का। विस्तार किससे प्रभावित होता है, तो चरम मूल्य से। कौन यह बताता है कि वितरण का मान उसके औसत मूल्य से
कितना अधिक है, तो परिक्षेपण। आंकड़ों के वितरण को समझने में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का एक अच्छा संपूरक है, तो परिक्षेपण की माप। 7वां चैप्टर है सहसंबंध। दो चरों के मूल्यों में परस्पर संबंध की जानकारी किससे होती है, तो सहसंबंध गुणांक से। किसके आधार पर चरों के पारस्परिक संबंध की दिशा तथा मात्रा का पता चलता है, तो वो चलता है सहसंबंध के आधार पर। 8वां चैप्टर है सूचकांक मतलब इंडेक्स नंबर। पहला क्वेश्चन है खुदरा कीमतों में परिवर्तनों के औसत को मापने वाला सूचकांक क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कीमत सूचकांक। किसी स्थान के वर्ग विशेष के व्यक्तियों पर पड़ने वाले फुटकर मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव को मापने का उद्देश्य कौन पूरा करता है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सूचकांक के स्तर में लगातार वृद्धि होने पर मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। मूल्य सूचकांक कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। भारत में प्रायः किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है, तो 1993-94 को। कीमत वृद्धि के कारण रुपए की क्रय शक्ति में गिरावट को पूरा करने हेतु श्रमिकों को दी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं महंगाई भत्ता। थोक बाजार में बेची जाने वाले वस्तुओं की थोक कीमतों में होने वाले तुलनात्मक परिवर्तन को कौन मापता है, तो थोक कीमत सूचकांक। सूचकांक किसके आधार पर बनाए जाते हैं, तो न्यायादर्श के आधार पर। किसी वर्ष में वस्तुओं की कीमतों में होने वाले प्रतिशत वृद्धि के आधार पर किसकी दर निर्धारित होती है, तो सूचकांक की। किसी स्थान के वर्ग विशेष के व्यक्तियों पर पड़ने वाले फुटकर मूल्य परिवर्तनों की माप करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इकाई 4 है अर्थव्यवस्था में परियोजनाओं का विकास। इसमें 9वां चैप्टर है सांख्यिकीय विधियों के उपयोग। पहला क्वेश्चन है पूर्व प्रकाशित आंकड़ों को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं द्वितीय आंकड़ा। अनुसंधान का अंतिम कार्य क्या होता है, तो प्रतिवेदन लिखना। किसके उपभोग एवं सुविधा के लिए प्रतिवेदन के आकार पर पदार्थों की आपूर्ति की जा रही है, तो उपभोक्ताओं। प्रश्नावली बनाने की प्रमुख समस्याओं को कितने वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, तो 4 भागों में। समांकों के संकलन व विश्लेषण के पश्चात उनसे उचित व निष्पक्ष निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो बच्चों ये था ग्रुप ए का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत जल्द हम ग्रुप बी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।